Yes, I'm audible. Yes, sir. So last टॉपिक था जहां हमने छोड़ा था that was superposition principle. We use superposition principle for a system having n point charges. So अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n पॉइंट चार्जेस हैं और आप किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आप फोर्स लोगे और सारी फोर्सेस को आप विक्टोरिकली ऐड करोगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स में आप वेक्टर्स यूज करेंगे. सो जस्ट 10 मिनट्स में जो बेसिक वेक्टर्स हम यूज करेंगे वो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स ना हो. सो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन and along with direction they follow vector laws. So वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर लॉस को भी फॉलो करेंगे, दोस क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स. वेक्टर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर एरो लगा दो. जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ फोर्स एक वेक्टर है, देन योर फोर्स इज 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा दैट विल बी 2 न्यूटन, द रेस्ट इज डायरेक्शन. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं. आप a को यू कैन पुट देम इन मॉडुलस और आप जस्ट a लिख दो, बोथ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इसके बाद यूनिट वेक्टर. आई एम श्योर क्लास 11 का ये पोर्शन आपको याद होगा. जस्ट मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार रिकॉल करा रहा हूं. किसी को कहीं बीच में प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा. सो यूनिट वेक्टर ये वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा. सो दीज आर वेक्टर्स हैविंग unit magnitude. And any given direction. So ये वो पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है बट डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. We represent them with a और ऊपर कैप लगा देते हैं. That means that's a unit vector. कैप लगा दिया. यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा. अगर आप किसी जनरल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो then take vector and divide vector by its magnitude. तो अगर आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ यूनिट वेक्टर. अब इसके बाद आप कुछ यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं. ये वो पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड 1 हो. This is x-axis, this one is y-axis, this is z-axis. x-axis के along आप एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे that is i cap, y-axis के along j cap, z-axis के along जो यूनिट वेक्टर होगा that is k cap. So I cap is unit vector along x-axis. Unit vector along x-axis. J cap is a unit vector along y-axis. And k cap is a unit vector along z-axis. इन सब का मैग्नीट्यूड जो होगा, ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, सबका जो मैग्नीट्यूड होगा i, j, k, सबका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली होगा. इसके बाद नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म. देखिए कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि आप वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में. अगर आपने वेक्टर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा देन दैट इज अ कार्टेशियन.
So A1 is the component of vector along x-axis, A2 is component of vector along y-axis, A3 is component of vector along z-axis. अगर मैं आपसे कहता हूँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, सो इन कार्टेशियन फॉर्म आप मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट करोगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. So this is how we calculate magnitude of vector अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन. इतना लिखिए. देखो विदाउट वेक्टर्स आप आगे नहीं कर पाओ. आपको वेक्टर्स चाहिए ही चाहिए. इतना लिखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े. सर इसका नोट बनाना सर. ये सरबित क्या कह रहे हो? सर मैं पूछ रहा था इसका नोट बनाना है. हाँ हाँ हाँ, इसको लिख लीजिए. ये जस्ट सर ये पहले लिखा हुआ था सर सारा. आई नो, एक बार और लिख लो. जस्ट 10-15 मिनट्स में रिमाइंड कॉल करें, क्योंकि ये जरा सा भी वीक हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी यार. जो जो 11th का पोर्शन यूज होगा ना, बहुत कम पोर्शन यूज होता है. वो मैं ऐसे ही एक बार रिकॉल कराता रहूंगा इनकेस अगर किसी को याद नहीं. जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, बस मैंने यहीं से स्टार्ट किया, वेक्टर्स के रिवीजन से स्टार्ट किया. हो गया इतना? स्क्रॉल करूं इसे? यस. मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, आंसर्स चैट रूम में लिखना. आपको वेक्टर ए गिवन है. दिस इज वेक्टर ए व्हिच इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. सेकंड पार्ट, ए का यूनिट वेक्टर. कैलकुलेट करिए एंड राइट योर आंसर इन चैट.
ठीक है, अर्पित का आंसर ठीक है। बाकी आंसर्स नोहा, यशिका, मुनीब, आलिया। ठीक है नोहा, कोस्ट को भेजिएगा आंसर। ठीक है अंशिका, मुनीब, यशिका, आलिया, अलविया। ठीक है, यशिका एंड आलिया कोई आंसर नहीं है। ठीक है, यशिका का भी आ गया। आलिया, अलविया। देखिए, जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे देन आई कैप का कोफिशिएंट इज 1, कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है ना। सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस जे कैप, कुछ नहीं है, दैट मींस कोफिशिएंट इज 1, इट्स 1 स्क्वायर। K cap coefficient is -2, so it's -2 square. So this is equal to √6 now. -2 का स्क्वायर +4 होगा, तो आंसर 6 होगा, 2 नहीं। अब आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, देन यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। So it's vector by its magnitude. So your vector is I cap plus j cap minus 2k cap by its magnitude, which is √6. This is unit vector. ऐसे आप इसका वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो, इसे भी लिख लीजिए। इसके बाद आपको पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए। तो पैरेललोग्राम लॉ सिंपली कहता है, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, अ वेक्टर ए and another vector b which are inclined at an angle theta, और मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दो, तो आपने वेक्टर बी के पैरेलल एक साइड ली, वेक्टर ए के पैरेलल एक साइड ली, और ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर दे। सो आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर चाहिए विच इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ दिस इज वेक्टर सम। इस वेक्टर सम को करने के कई स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दैट वाज स्टेप 1 कि आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर आर। उसके बाद आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे रिजल्टेंट वेक्टर आर का, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज √, इट्स a स्क्वायर प्लस इट्स b स्क्वायर प्लस इट्स ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। किसी एक वेक्टर के साथ आप एंगल ले लो, ये वेक्टर आपको डायरेक्शन बताएगा, एंड योर tan बीटा जो डायरेक्शन आपको बताता है, इट्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय इट्स a प्लस b cos थीटा। ऐसे आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, यहां से आप वो एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें दो स्पेशल केसेस आते हैं जो आपको याद रहे। द फर्स्ट वन इज इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, means if you have two vectors, vector a and vector b,
one is vector A, another is vector B. Both are acting in same direction. That means angle between them is 0 degree. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज रूट ओवर इट्स ए स्क्वायर. या आप एक काम करो, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम लॉ आप इनके मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर. सो अगर दो वेक्टर्स हैं व्हिच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप उनके मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड करो, केस 2. और अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं व्हिच आर एंटी पैरेलल, means they're acting in opposite direction. यहाँ वेक्टर A एक्ट कर रहा है और ये वेक्टर B एक्ट कर रहा है exactly in opposite direction. तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप दोनों वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर सकते. पैरेललोग्राम लॉ के बाद भी यही आएगा, आप डायरेक्टली इन्हें सबट्रैक्ट कर दो. ये पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करेंगे, इसका लिख लीजिए. देखो, विदाउट पैरेललोग्राम लॉ, विदाउट रेजोल्यूशन, विदाउट कैलकुलस आप 12th का सिलेबस नहीं कर सकते. देखिए, इसे आप न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करो. यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने, सब लिख चुके हैं इतना. अलविया, आलिया, अंशिका, हो गया यहाँ तक? यस सर. नेक्स्ट देखिए, इसे आप न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करो. न्यूमेरिकल्स में आप एक 11th का और छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड दैट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. यस सर. देखिए, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी. सो अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक बॉडी इक्विलिब्रियम में और वो बॉडी अगर एक पॉइंट मास है तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना होगा कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट मास है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट करे. पॉइंट मास के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करी. नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज 0. दैट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास. सो जैसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपसे कहता है यू हैव टू चार्जेस
plus E and plus 4E are placed at separation. At what point on the line joining the two charges a charge Q be placed so that Q is in equilibrium. इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पर किस जगह आप चार्ज Q रखोगे so that charge Q is in equilibrium. So एक चार्ज है आपके पास प्लस E, इसे आपने किसी पॉइंट A पे रखा हुआ. दिस इज चार्ज प्लस 4E, इसे आपने किसी पॉइंट B पे रखा हुआ. और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर कहीं आपने एक चार्ज Q रख दिया. लेट्स से दिस इज पॉइंट O, यहाँ आपने चार्ज Q रखा हुआ. वो आपसे कहता है इस और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज है. वो आपसे इस चार्ज की पोजीशन पूछ रहा है, मींस किसी भी एक चार्ज से सेपरेशन बता. वो आपसे कह रहा है ये डिस्टेंस x बता दो सो दैट दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम. तो अगर ये x है तो दूसरे वाले से सेपरेशन a माइनस एक्स हो जाएगा. सो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ. तो देखिए मुझे बताइए चार्ज q पर कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी और कौन कौन अप्लाई करेगा. ये कौन बताएगा? अंशिका, चार्ज q पर कौन कौन से चार्जेस हैं जो q पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे? A चार्ज q चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा अंशिका? दिस इज लेफ्ट एंड दैट इज राइट. ये लेफ्ट है ये राइट है. चार्ज E in right direction. राइट डायरेक्शन प्लस E विल रिपेल दिस चार्ज एट Q. तो इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी. E Q को रिपेल करेगा, Q अवे फ्रॉम द चार्ज जाना चाहेगा. दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नेम ऑफ फोर्स देखो कैसे देखते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज O, तो पहले O आएगा. अप्लाइड बाय चार्ज एट A, तो पहले A आएगा. जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी पहले उसका नाम, फिर जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम. सो FOA मींस फोर्स ऑन O. दिस मींस फोर्स ऑन O बाय A. आलिया, Q पर और कौन है जो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? B. Force. E. किस डायरेक्शन में फोर्स होगा? राइट लेफ्ट? Left. लेफ्ट. नेम ऑफ द फोर्स? F. O. A. Like force on O due to A. B. Due to B. नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करो? वी विल ऐड देम अप. FOA plus FOB, right? We will add them up. But the net force on charge at Q is 0. It's given in question that charge Q is in equilibrium. If charge Q is in equilibrium, then sum of these two forces is 0. Both the forces are acting in opposite directions. You can simply subtract them. So instead of using complete parallelogram law, आप इन forces को directly subtract कर सकते हो. So that will be FOA minus FOB will be equal to 0. Or you can say that FOA is equal to FOB. Now you can substitute their values. FOA का magnitude क्या होगा अर्पित? What is the magnitude of FOA?
Yes sir. मैग्नीट्यूड ऑफ FOA क्या होगा? महराज FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स FOA. क्या हो जाता है तुम लोगों को? कूलम्स लॉ भूल गए? उन्हीं FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Sir, K, Q, and Q2 upon R square, A square. So Q1 is Q. Q2 is charge at A, this is E. Divided by separation is X square. अर्पित FOB का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा? Sir, KQE divided by A minus X the whole square. 4E है ना? Yes sir. A minus X whole square. महराज तुम हो क्लास में अभी? So you have 1 by X square is equal to 4 by A minus X whole square. Next आप क्या कर सकते हो? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. When you take square roots on both the side, you get 1 by X. 1 by X is 2 by A minus X. Cross multiply कर दो. So you have A minus X is equal to 2X. तो इसको राइट में ले जाकर ऐड कर दो. So you have A is 2X plus X. So A is 3X. So X will be A by 3. So इस पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा. So your X is A by 3. चलिए लिखिए. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. पहले इतना लिखो. इसमें कोई डाउट किसी को? अलविया समझ आए? अंशिका जी
नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, कहता है कैलकुलेट फर्स्ट नेचर, सेकंड मैग्नीट्यूड, पोजीशन, थर्ड मैग्नीट्यूड of charge q Excuse me, sir. yes Sir, why didn't we vectorically subtracted them in the application? sorry बहुत क्लियर नहीं आवाज दोबारा बोलो Sir, why didn't we vectorically subtracted them in the application? now we do added them vectorically like we're adding them subtract तो नहीं करोगे vectorically superposition principle says net force is vector sum of two forces but both the forces are acting in opposite direction angle between them is 180 degree so when you add them up vectorically when you use parallelogram law you write this as FOA square FOB square plus twice of FOA FOB so that will be FOA minus FOB ka whole square. Square will cancel root and you get this expression. Okay? Yes. But we won't subtract them vectorically because superposition principle says the net force on a point charge is vector sum of forces due to point charge. ये algebraically subtract तो parallelogram law के बाद हो रहा है. That depends upon the angle. But in the first place आप add कर रहे हो superposition principle के बाद. ये तो सब पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के बाद आता है मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया स्टेप्स बचाने के so that system is in equilibrium so that system is in equilibrium okay अब इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस यशिका क्या डिफरेंस है दोनों में इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में सर पहले चार्ज इक्विलिब्रियम में था अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में दैट्स द मेजर डिफरेंस पहले चार्ज इक्विलिब्रियम में था नाउ द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम so system is in equilibrium means each and every charge is in equilibrium which means net force on each every charge will be zero so अब जब आप इसे सॉल्व करोगे so this is your charge plus E this is another charge plus 4E this is point A and this is point see for the system is in equilibrium ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता देखो रीजन क्या होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज शुड बी जीरो अगर आप क्यू रखते हो तो इस पर तो नेट फोर्स जीरो हो गया तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं बट नेट फोर्स ए पर भी जीरो होनी चाहिए तो ए वाले चार्ज पर देखो ओ वाला चार्ज ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस एंड द नेम ऑफ द फोर्स इज एफओए और कौन सा चार्ज है जो ए वाले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बी बी भी ए को रिपेल करेगा both the forces are in same direction if forces are in same direction तो ये कैंसिल नहीं कर सकती कैंसिल तो तब करेंगी when forces are acting in opposite directions so इस केस में system cannot be in equilibrium your charge q can't be positive now let's see कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा
दिस इज माइनस क्यू, दिस इज। तो देखो यार, ए वाला जो चार्ज है इस पर ये प्लस ई रखा है एंड दिस इज प्लस 4। पहले देखो, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इससे अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। सिमिलरली बी वाला चार्ज भी इसे अट्रैक्ट करेगा and this is force on charge at O due to charge at B. See, both the forces are in opposite direction, so this minus Q can be in equilibrium. Now let's check the equilibrium of this charge at A. The charge at O will attract this charge at A, and the name of the force is force on charge at A due to charge at O. Similarly, charge at B will repel this charge at A, and this is the name of force on charge at A due to charge at B. Now again, both the forces are in opposite direction, so they will just cancel out each other. So this plus E can be in equilibrium. So for the system to be in equilibrium, this Q can't be a positive charge, it should be a negative charge, it should be minus Q. अब जब आपको ये पता चल गया कि ओके Q should be a negative charge, अब आप क्या करोगे? पहले आप ये इक्विलिब्रियम लो, इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस Q। जब आप माइनस क्यू का इक्विलिब्रियम लोगे, दैट मींस FOA प्लस FOB is equal to 0. दोनों फोर्सेस का जो सम है दैट इज 0, which means forces are acting in opposite direction, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। So you can, ये तो बिल्कुल लास्ट वाला न्यूमेरिकल रिपीट हो जाएगा, FOA minus FOB is equal to 0. So which means FOA is equal to FOB. अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। FOA क्या है? इट्स K, this is K, O पे जो चार्ज है दैट्स Q। मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट ना करो तब भी काम चल जाएगा। This nature of charge plus and minus will decide the direction of force. So when you calculate magnitude, तो ये nature of charge substitute ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। So I'm not substituting this negative sign here. So that's KQ E over X square. And when you take FOB, it's KQ into 4E divided by it's A minus X whole square. So this K will cancel this K, this Q will cancel this Q, E will cancel this E. So you have 1 by X square is 4 by A minus X square. So when you take roots on both the sides, we write this as 1 by X is 2 by A minus X. And when you cross multiply them, you get A minus X is 2X. You get A is 3X. You get X is A by 3. So ये तो बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो गया जैसा लास्ट वाला पार्ट रिपीट हुआ। अब अगर आप देखो, इसने सबसे पहले क्या पूछा था? नेचर आपको पता चल गया, चार्ज शुड बी नेगेटिव। पोजीशन आपको पता चल गया, इट शुड बी एट अ सेपरेशन A by 3। थर्ड वो आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसके लिए आप इस E का इक्विलिब्रियम ले लो। देखो E पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, FAB एंड FO दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप यहां लिख सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम होगा प्लस E। तो प्लस E पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक FAO, दूसरी जो फोर्स है दैट इज FAB, और इन दोनों का जो सम है दैट इज 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अल्विया, अल्विया इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ FAO एंड FAB इज 0। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कैसे वेक्टोरिकली ऐड करेंगे?
So factor Hmm? कैसे ऐड करेंगे इसे? Where forces are acting in opposite directions, right? FAO and FOB are acting in same direction. This is FAO and this is FAB. तो अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? algebraically add. एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस तो आप सर इन्हें अभी आपने सेम बोला था. opposite they're opposite. देखो FAO and FAB, this is FAB and FAO, they're acting in opposite directions. तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आप इसे लिख सकते हो that FAO is equal to FAB. FAO का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए FAO. आलिया क्या होगा मैग्नीट्यूड? KQE, okay, and x square good, x square, right? This is x, just like the previous question. That's a minus x, and separation between a and b is a. So you can write this as k the charge at A as E, on O it's Q, the separation between them is x, so that's x square. When you do FAB, then charge on A is E, charge on B is 4E, and separation between them is A square. So now we are calculating force between charge at A and charge at B. So A and B separation is A. So we'll write E 4E by A square. K will cancel this K, E will cancel this E, and you will get Q is 4E by A square into x square. So you can write x as A by 3. So 4E by A square into A square by 9. It gets cancelled out. And you can write this as, this is 4E by 9. और आपको ऑलरेडी पता है कि दैट्स अ नेगेटिव चार्ज. यू कैन राइट दिस एज Q इज, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. इट्स माइनस ऑफ 4E by 9. सो दैट इज द फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ रहा था? नेचर, सो Q इज अ नेगेटिव चार्ज, पोजीशन A by 3 सेपरेशन पर, मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ 4E by 9 मैग्नीट्यूड. इतना लिखो, देन विल डू मोड वेरिएंस. सर बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें कैसे पता चला कि Q पॉजिटिव ही होगा? इन द प्रीवियस क्वेश्चन Q भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता. देखो जब पॉजिटिव था तब भी इक्विलिब्रियम था, जब नेगेटिव है तब भी इक्विलिब्रियम में. और रिजल्ट देख रहे हो, A by 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आ रहा है. So when we say that charge Q is in equilibrium, then it could be positive or negative. But when you say that system is in equilibrium, तो फिर आपको पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा. तो फिर ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, फिर तो ये नेगेटिव ही आएगा. यस सर. सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार फिर से बता दो कि चार्ज नेगेटिव है. देखो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है ना, वो आपसे कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में. सिस्टम इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज शुड बी 0. इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव तो देखो E पर फोर्सेस क्या होंगे. दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज एट E, लेफ्ट में फोर्स मिलेगी FOA.
बी वाला चार्ज भी ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये भी लेफ्ट में जाएगा। क्या ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर सकती हैं एक दूसरे को? नहीं सर। नहीं कर सकते। सो दैट मींस इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है व्हेन बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इसे नेगेटिव ले लो, अब माइनस क्यू विल अट्रैक्ट दिस प्लस सी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ। बी वाला चार्ज कैन रिपेल दिस चार्ज एट ए, तो एफ ए बी लेफ्ट में होगा, एक लेफ्ट में एक राइट में, नाउ दे कैन कैंसिल ईच अदर, तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम। सो इफ यू टेक क्यू टू बी पॉजिटिव तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, बट इफ यू टेक क्यू टू बी नेगेटिव तो सिस्टम इक्विलिब्रियम। Can you please scroll down? इसमें कोई डाउट किसी को कहीं? अलविया, आलिया, अंशिका, कहीं कोई इशू? No, sir. चलो, सो ये वो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी, सिंपल ईदर वेक्टर्स वर पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसके बाद इसमें एक लॉजिक और ऐड करता है,
ये भी क्लास 11th के सिलेबस से ऐड करेगा इन्हीं क्वेश्चंस में, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेसिकली टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऐड करता है। तो यहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। इट कुड बी स्टेबल, it could be unstable, or it could be neutral। देखिए तीनों टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, सो दैट मींस इन तीनों में ये तो कॉमन होगा कि नेट फोर्स 0 है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसे डिस्टर्ब कर कर किसी और पॉइंट पर ले जाते हो तो वो सिस्टम दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद अचीव कर लेगा। बॉडी विल रीगेन its equilibrium position on its own। बॉडी खुद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेगी, इसे कहते हैं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जांपल, एक चीज और होगी, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप U से रिप्रेजेंट करोगे, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे बाउल लिया मैंने एज अ बाउल, और इस बाउल में यहां पर मैंने एक बॉल रख दी, बॉल रेस्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इस बॉल को डिस्टर्ब करके यहां ले आऊं, नोहा क्या होगा इस बॉल के साथ, ये इसी जगह रहेगी या दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेगी? अच्छा नोहा नहीं है। आलिया क्या होगा इस बॉल के साथ, ये बॉल इसी जगह रहेगी या दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेगी? दोबारा अपनी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन कर लेगी। आप डिस्टर्ब करो, छोड़ दो, बॉल दोबारा वहीं आ जाएगी जहां से चली थी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करना हो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप उसे डिस्टर्ब करो, अगर वो दोबारा अपनी जगह आ गया तो स्टेबल होगा, नहीं आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। अनस्टेबल देखिए, अनस्टेबल में भी जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स अभी 0 है। जो बॉडी होगी, बॉडी विल नॉट रीगेन its equilibrium position on its own। बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन नहीं कर सकती। जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम। तो आपने ये बाउल लिया और उसके ऊपर यहाँ बॉल रख, इस बॉल, तो ये बॉल इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इसे मैं डिस्टर्ब कर दूं तो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आने वाली है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन यहां क्या होता है, बॉडी हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहेगी। आप जहां भी डिस्टर्ब करके रख दो वहां रुक जाएगी। बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में मिलेगी।
और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होती, यहाँ हर रीजन में कांस्टेंट होती है। इसका एग्जांपल है, जैसे आपने एक फ्लैट सरफेस ले ली और बॉडी को यहाँ रख दिया, ये बॉडी इक्विलिब्रियम। अगर इसे मैं डिस्टर्ब करके यहाँ रख देता हूँ ऑर्बिट, क्या होगा? क्या वापस अपनी जगह आएगी या इक्विलिब्रियम में रहेगी? इस इक्विलिब्रियम पे रहेगी। यहाँ भी इक्विलिब्रियम। आप डिस्टर्ब कर कर कहीं भी रखो, ये हर जगह इक्विलिब्रियम में रहेगी, वापस रीगेन नहीं कर रही, दूर नहीं जा रही। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है, लाइक पॉजिटिव वाले में पूछ लेगा, इट्स अ केस ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो जैसे ये वाला था, इसी क्वेश्चन को देख लो, कहता है चेक करके बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है। आप सिर्फ इतना काम करो, आप इसे डिस्टर्ब कर दो, क्यू को उठाकर यहाँ ले जाओ। अब भी इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगी, एक फोर्स ए अप्लाई करेगा एफएओ, एक फोर्स बी अप्लाई करेगा एफएबी। अब देखो चार्ज को आप ए के पास लेकर जा रहे हो और बी से दूर लेकर जा रहे हो, किसकी फोर्स स्ट्रांग होगी? ए की फोर्स स्ट्रांग होगी या बी की फोर्स स्ट्रांग होगी? हाँ जी बताइए, इस चार्ज को उठाकर आप ए के पास ले गए तो किसकी फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी? ए की फोर्स स्ट्रांग होगी या बी की फोर्स स्ट्रांग? कौन बताएगा मुझे? अलविया, इस चार्ज क्यू को उठाकर आप ए चार्ज ए के पास लेकर जा रहे हो, कौन सी फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी? फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो? ए का। क्यों? आंसर सही है आपका, रीजन? क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए। नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव है। हाँ, तो अच्छे का। थोड़ा पॉजिटिव बी की तरफ जाए। नहीं 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 नहीं, आप ओ सुन तो लो, इस क्यू वाले चार्ज को आप यहाँ ले गए, इस पॉइंट पर ए वाला भी रिपेल कर रहा है एफएओ से, बी वाला भी रिपेल कर रहा है एफएबी से। आपने कहा एफएओ का मैग्नीट्यूड एफएबी से ज्यादा होगा, जो बिल्कुल सही आंसर। सिर्फ ये पूछो रीजन क्या है। अंशिका, क्या रीजन है कि एफएओ का मैग्नीट्यूड एफएबी से ज्यादा होगा? अंशिका, यशिका, क्या रीजन होगा कि एफएओ का मैग्नीट्यूड एफएबी से ज्यादा है? सर क्योंकि रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगा क्यों? जैसे जैसे क्यों क्यों? ए के पास जाएंगे। हाँ, सेपरेशन कम हो रहा है ना। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। आप जिस चार्ज के पास लेकर जाओगे उसकी फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। आप ए के पास लेकर जा रहे हो, ए की फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, एफएओ विल बी ग्रेटर देन एफओबी। सो ये कहां मूव करेगा? ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में। मींस ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। आपने डिस्टर्ब कर कर यहां ले गए और जैसे ही छोड़ा ये दोबारा अपनी जगह आ जाता है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दो, दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। सो व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस, स्टेबल और अनस्टेबल? या सुनी, कौन सा इक्विलिब्रियम है? इज दिस स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सर स्टेबल। This is stable. If you take a negative charge, तो ये वापस अपनी जगह नहीं आएगा. So that will be the case of unstable equilibrium. तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और कभी-कभी ऐड होता है. वो कहता है बताओ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है. Is it a stable equilibrium or an unstable equilibrium? So if you have a positive charge, तो डिस्टर्ब करने के बाद वापस अपनी जगह आ जाएगा. This is case of stable equilibrium. But if you have a negative charge, तो डिस्टर्ब करने के बाद अपनी जगह नहीं आता. That's an unstable equilibrium. लिख लो. यहाँ स्टेबल अनस्टेबल मार्क कर लो, फिर नीचे की डेफिनेशन लिखो. ये नोट करिए.
नोट किया था आपने? सब लिख चुके हैं था? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना आप 11th का एक टॉपिक यूज करोगे which is resolution of vector. Resolution of vectors. देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। आप एक वेक्टर को कई पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। So this is x-axis. This is y-axis. This is vector A. This angle is theta. आप चाहो तो इस वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। एक्स एक्सिस के आप अलोंग कंपोनेंट ले सकते हो ax। वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दो। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी a cos थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी a sin थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट आएगा cos और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट विल बी sin। This is x-axis and this is y-axis. This is vector A. Now it's making an angle theta with y-axis. So y के along जो component होगा, that will be a cos theta. जिस direction के साथ angle दे रहा है, वहाँ component is cos theta. और x के along जो component होगा, that will be a sin. तो ऐसे आप किसी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक x के along और दूसरा y के along. इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर A इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस ओनली, दैट मींस y के अलोंग इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, तो y कंपोनेंट विल बी जीरो। x के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर A ओनली। इन द सेम वे दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मैं आपसे कह रहा हूं वेक्टर A इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस ओनली, मींस x के अलोंग इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वेक्टर सिर्फ y के अलोंग एक्ट कर रहा है तो x के अलोंग कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सारा का सारा इफेक्ट सिर्फ y के अलोंग जाएगा, जिसे आप ये कह सकते हो। दैट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजॉल्व करना मींस एक वेक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। आप लिखिए नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको क्वेश्चंस में आप कैसे यूज करेंगे।
सो आपके पास जब भी दो से ज्यादा वेक्टर्स हो ऐड करने के लिए, देखो दो वेक्टर्स हैं तो आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करोगे, बट इफ यू हैव मोर देन टू वेक्टर्स तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते, तब आपको रेजोल्यूशन पर जाना होगा। जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने आपको एक ट्राइंगल दे दिया और ट्राइंगल के वर्टेक्स पर उसने चार्जेस रखने शुरू कर दिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है? दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड पर उसने चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया। ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ए। आपको चाहिए कैलकुलेट फोर्स ऑन कैपिटल। इस चार्ज कैपिटल क्यू पर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी। तो देखो कैपिटल क्यू पर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? ए भी एक्सर्ट करेगा, बी भी एक्सर्ट करेगा, सी भी एक्सर्ट करेगा। तो ए वाला जो चार्ज है वो ओ वाले चार्ज को डाउनवर्ड्स रिपेल करेगा। फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। बी वाला चार्ज भी ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा। The name of the force is force on charge at O due to charge at B. ऐसी C वाला चार्ज भी इस O वाले चार्ज को रिपेल करेगा, that is charge O due to charge at C. सेपरेशन सबके सेम होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे सेंट्रॉइड का सेपरेशन सारे वर्टिसेस से सेम आएगा। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप मुझे इसके स्टेप्स बताओगे। कौन कौन है क्लास में? नोहा जरा बताओ मुझे FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स FOA। नोहा, FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? So K small q capital Q upon R square. Q over R square। आलिया, FOB का मैग्नीट्यूड? K Q capital Q or square. So this R square सेम आएगा मैग्नीट्यूड। FOA, FOB, FOC सबका मैग्नीट्यूड सेम। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q के लिए क्या करोगे? उन्हीं कैपिटल Q पर नेट फोर्स चाहिए, क्या करोगे उन्हीं नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? उन्हीं यस सर। नेट सर फोर्स एक चाहिए बार कैपिटल Q पर, क्या करोगे? सर FOA माइनस जो हाँ? उसके ऑपोजिट। तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं चार्ज Q पर, नेट फोर्स के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे ना यार, Historically ऐड थे। FOA, FOB, FOC तीनों को ऐड करेंगे। यशिका, इन तीनों फोर्सेस को ऐड करने के लिए क्या मेथड यूज करें? पैरेललोग्राम लॉ से तो तीन ऐड नहीं हो सकते, कैसे ऐड करोगे तीन वेक्टर्स को? यशिका, ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ भी दो वेक्टर्स के लिए वैलिड है। फिर दो को एक बार में ऐड करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट को बहुत दूसरे लेंथी वाले। प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। और कुछ बताओ, जो आप कह रहे हो ठीक है कर सकते हैं, बट इट्स वेरी लेंथी। सर जब रेजोल्यूशन तीन वेक्टर्स 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस यशिका, रेजोल्यूशन यूज कर लो। यू कैन रिजॉल्व योर वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस। देखो ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं x और y एक्सिस के अलावा। दिस होल वाज 60, ये कितना बचेगा अर्पित? स्लो हो गए हो तुम लोग। वैसे ये एंगल कितना होगा? कौन सा ये दिखा 30 30, ये 30, तो ये कितना अर्पित? 30 हो जाएगा क्यों? सर ऑल्टरनेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिंग जूम में फीचर होना चाहिए, निकल के एक थप्पड़ पड़ा ना। ये कितना होगा? 30, और ये भी कितना? 30। चलो रिजॉल्व करो।
एफओसी को जब आप कॉम्पोनेंट्स लोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या होगा अल्विया? इसे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम लोग बताओगे। अल्विया, कॉम्पोनेंट ऑफ एफओसी अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल गिवन है, कॉस साइन। आलिया, कॉम्पोनेंट क्या होगा? cos कॉस, एफओसी cos 30, y axis के along it's FOC sin 30. Similarly, FOB का component इस direction में it's FOB cos 30. Y axis के along it's FOB sin 30. क्या इसे रिजॉल्व करने की जरूरत है FOA को? यस, क्या FOA को रिजॉल्व करेंगे? क्यों बताएगा मुझे? ओपन क्वेश्चन सबके लिए, क्या इस FOA को रिजॉल्व करेंगे? नो सर, क्यों नहीं करेंगे? सर ऑलरेडी y एक्सिस पर। ऑलरेडी y के अलॉन्ग इसका x कॉम्पोनेंट 0 होगा। रिजॉल्व करने के बाद अब आपको नेट फोर्स चाहिए अलॉन्ग x एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस। तो जब आप काउंट करोगे तो x के अलॉन्ग दो फोर्सेस हैं, एक FOC cos 30, एक FOB cos 30, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो आप कह सकते हो कि नेट फोर्स होगी FOB cos 30 माइनस FOC cos 30। FOB और FOC सेम इक्वल है ना दोनों फोर्सेस, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट विल बी 0। रीजन याद रखिएगा, FOB और FOC इक्वल है, cos 30 सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हेन यू ऐड देम अप अलोंग y एक्सिस, so along y एक्सिस देखो कितनी फोर्सेस हैं। You have FOC sin 30, you have FOB sin 30, and you have FOA. So you can write this as FOC sin 30 plus FOB sin 30 minus downwards FOA act कर रहा है। So अब अगर आप वैल्यूज रखो, देखो FOB, FOC, FOA सब बराबर है, FOA, FOB, FOC सब बराबर, सबकी जगह आप FOA रख दो। sin 30 इज हाफ, FOB की जगह भी आप FOA सब्स्टिट्यूट कर दो, sin 30 is half and FOA is FOA. So your FI will be FOA by 2 plus FOA by 2. It's FOA minus FOA. So they gets cancelled out. Y के long भी net force 0, X के long भी net force 0. So net force F is Fx plus Fy, which is equal to 0. So ये net force 0 होगी। So अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर आपको रेजोल्यूशन यूज करना होगा टू ऐड दोस फोर्सेस। लिखिए था, आप ये भी कर सकते हो, दो को ऐड करो, जो रिजल्टेंट आए उसके साथ आप तीसरे को ऐड करो, जैसे यशिका कह रही थी, बट वो हमेशा बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको एंगल्स भी कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे tan बीटा। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि आप रिजॉल्व करो, x के लॉन्ग अलग कैलकुलेट करो, y के लॉन्ग अलग कैलकुलेट। लिखिए,
स्क्रॉल करूं, लिख लिया था। इस वीक से मैं कुछ क्लासेस बढ़ा दूंगा, वेडनेसडे अनाउंस कर देंगे कि और क्लासेस कब कब होंगी। मैं चाहता हूँ शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, बहुत स्पीड में हम थोड़ा इसको कवर कर लें। सबसे ज्यादा टाइम ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स ले जाते हैं, उसके बाद तो फिर कंपैरेटिव कम टाइम में फिनिश होता है। ना लिख लिया सबने? सर यस। सर आप क्या बोल रहे थे वो क्लासेस के बारे में? हाँ, मैं कह रहा था मैं कुछ क्लासेस बढ़ाऊंगा अभी ना, 2 क्लासेस से थोड़ा सा स्लो जाएगा सिलेबस। वेडनेसडे में अनाउंस कर दूंगा कि मैं और क्या क्या टाइम दूंगा। मंडे वेडनेसडे तो हमारा फिक्स्ड है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स मैं कुछ क्लासेस बढ़ाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 3 कर दूंगा या किसी वीक 4 ले लेंगे क्लासेस, सो दैट वी कैन फिनिश फर्स्ट 2 चैप्टर्स। लाइक जितने जल्दी फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें उतना अच्छा। Okay, sir. मेजर चंक है आपके 12th के सिलेबस का फर्स्ट 2 चैप्टर्स। जैसे था ना 11th में लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स मेजर पोर्शन था, ऐसे ही ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स मेजर पोर्शन है। ओके, सो आज का तो टाइम निकल गया। स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे, फिर डिस्कस करते हैं। चलो।